भिखारी बनकर आया रिश्ता मांगने महलों का राजकुमार। हे भगवान, ये खांसी कब खत्म होगी? ऊपर से दवाई भी खत्म हो गई है, ना जाने कैसे गुजारा होगा। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हैं? रुकिए, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। सिलाई मशीन चला रही गौरी तुरंत उठकर बिस्तर पर बैठी अपनी माँ शर्मिला को एक गिलास पानी देती है। माँ, पानी पीकर आराम करो, आपकी खांसी की दवाई मैं शाम को ले आऊंगी। इतना कहकर गौरी दोबारा सिलाई मशीन चलाने लगती है। बेटी, मैं तो आराम कर लूंगी, लेकिन तू कब आराम करेगी? रात को भी तू सोई नहीं थी। माँ, अगर मैं आराम करने लगूंगी तो आपकी दवाइयाँ कैसे आएंगी? और फिर नेहा की फीस भी तो भरनी है। ओ दीदी, आप मेरी चिंता क्यों करती हो? ये सब छोड़िए, आप पहले खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। नहीं नेहा, कल सुबह सुबह कमला काकी का ब्लाउज देना है, और अगर नहीं दिया तो तुझे पता है ना जाने कितने ताने मारेंगी वो। दीदी, आप सबकी बातें सुनती हो, इसीलिए सब आपको ताना मारते हैं। आप कभी पलट कर क्यों नहीं जवाब देती? वो हमसे बड़े हैं, अगर कुछ भी कह देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी बड़ों का अस्तित्व हमेशा ऊपर होता है। सच में बेटी, तेरी सोच ही तुझे ऊंचाई का रास्ता दिखाएगी। अच्छा चल, अब बैठ और खाना खा ले। कब तक भूखे पेट काम करती रहेगी? चल उठ अब। शर्मिला की बात सुनकर गौरी सिलाई छोड़कर खाना खाने के लिए जमीन पर बैठती है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। रुकिए दीदी, मैं जाकर देखती हूँ, आप खाना शुरू कीजिए। इतना कहकर नेहा जाकर जैसे ही दरवाजा खोलती है। बेटी, 2 दिन से एक रोटी नहीं खाई है, अगर खाने को कुछ हो तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। नहीं दादी अम्मा, एक्स्ट्रा खाना नहीं है। गौरी सारी बातें सुनकर अपनी खाने की थाली लेकर चौखट पर आती है। लीजिए दादी माँ, मैंने अभी तक खाना शुरू नहीं किया था, ये खाना साफ है, आप इसे खा सकती हैं। लेकिन दीदी, मुझसे ज्यादा खाने की जरूरत इन्हें है, इनकी उम्र भी हो गई है, और फिर मैंने तो कल रात को ही खाना खाया था ना जाने कितने दिनों से भूखी है। बेटी, भले तू गरीब है, लेकिन दिल से इन गांव वालों के मुकाबले कई गुना ज्यादा अमीर है। देखना, भगवान जरूर तुझे राजकुमारों जैसा पति देगा। इतना कहकर गंगा देवी खाने की प्लेट लेकर वहां से चली जाती हैं और नेहा साथ में गौरी घर के अंदर आती है। बेटी, ये तूने क्या किया? क्या तू भूखी रहेगी? घर में सिर्फ 2 ही रोटी थी तेरे हिस्से की। माँ, आपने देखा ना, खाना मिलते ही वो कितनी खुश हो गई थी, और फिर मेरा क्या, मैं रात को खा लूंगी। इतना कहकर गौरी दोबारा सिलाई करने लगती है। दरअसल गौरी भले गरीब घर से थी, लेकिन उसका दिल अमीरों से भी ज्यादा बड़ा था। गांव के दूसरे जरूरतमंदों की मदद करना गौरी के खून में था, जिसकी वजह से पूरे गांव में उसकी एक अलग पहचान थी। इसी तरह एक दिन, छोटी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तो खुद से लेकर खा लेना। अभी मैं नदी से पानी लेने जा रही हूँ, तो माँ को बता देना। ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं माँ को बता दूंगी। नेहा की बात सुनकर गौरी बेझिझक होकर मटके उठाती है और नदी के पास जाकर नदी से पानी लेने लगती है। तभी वहीं कुछ खड़ी हुई औरतें और लड़कियां। गौरी, पता है, मैंने सुना है गांव में एक बड़े राज्य का राजकुमार आया है। हाँ, और बड़ा नेक दिल का इंसान है। तूने देखा है क्या उसे? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। और फिर राजकुमारों से हमें क्या लेना देना? सही बात है, अब राजकुमार की खोज खबर तो जैसे गरीब भी लेने लगे तो अमीरों का क्या होगा? वैसे गौरी, तू ज्यादा ख्वाब मत सजा, तुझे शादी करके ले जाने के लिए कोई राजकुमार नहीं आएगा। अरे और नहीं तो क्या, राजकुमारों की नौकरानियां भी इससे ज्यादा अच्छी और अमीर होती हैं। गरीब कहीं की ऊपर से सीधी भी इतनी है कि कोई भी इसे धोखा दे दे। सभी औरतें मिलकर गौरी को ताना मारती हैं, लेकिन गौरी हल्की मुस्कान के साथ बिना कुछ कहे पानी लेकर वापस घर लौट जाती है। और रात को घर के बाहर से खांसने की आवाज आती है। माँ, रात को इस तरह से खांस कौन रहा है? किसकी तबीयत खराब है? बगल के रामू काका है ना, बस वही बारिश में भीग गए थे तो तबीयत खराब हो गई। अब उनके बच्चे तो शहर चले गए हैं, उन्हें छोड़कर कौन करे उनकी देखभाल। माँ, रामू काका की तबीयत खराब है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं हूं ना उनकी देखभाल करने के लिए। आखिरकार बचपन में उन्होंने मुझे कितना खिलाया है, अब मैं भी तो अपना फर्ज अदा करूंगी। इतना कहकर गौरी चावल के डिब्बे में रख के कुछ पैसे निकालती है। बेटी, ये पैसे तो तूने अपने कपड़े खरीदने के लिए इकट्ठा किए थे ना? माँ, मैं नए कपड़े नहीं पहनूंगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर रामू काका दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? इतना कहकर गौरी बिना कुछ सोचे समझे रात में पैसे लेकर दवाई लेने जाती है और दवाई खरीद कर रामू काका के घर पहुंचती है। अरे बेटी, तू यहाँ? अरे तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? काका, कैसे नहीं आती, आपकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए आप दवाई खाइए। एक मेरे खुद के बच्चे हैं जो मुझे इस हालत में छोड़कर शहर घूम रहे हैं, और एक तू है, तुझे देखकर लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। काका, बचपन से आप लोगों के साथ रहकर बड़ी हुई हूँ, ये सारे संस्कार आप लोगों के ही तो दिए हुए हैं। अच्छा चलिए, बातें कम कीजिए, दवाई खाइए जल्दी। इतना कहकर गौरी रामू काका को दवाई खिलाती है और उनका अच्छे से ध्यान रखती है। इसी तरह अक्सर गौरी गांव के हर एक इंसान की मदद करने के लिए हमेशा हाजिर रहती थी। फिर एक दिन,
ये भगवान, ये गर्मी ऊपर से धूप, ना जाने कब गांव की परेशानियां दूर होंगी। राजा महाराजाओं का क्या है, वो तो अपने सिंहासन पर बैठे हैं, गांव के लोगों का जरा सा भी ध्यान नहीं है। गौरी हाथ में सब्जी लिए पसीने से लथपथ खुद से बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे रास्ते में कमलेश सब्जी लेकर जाता हुआ मिलता है। क्या हुआ कमलेश काका, इतनी सारी सब्जियां और केले लेकर क्यों जा रहे? कहा कि नहीं है क्या? क्या करूं बिटिया, तेरी काकी मुझे छोड़कर बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई गर्मी की छुट्टियों में। जरा सा भी नहीं सोचा मेरा इस गांव में क्या होगा, लाचार भूखे पेट कहीं मैं मर न जाऊं। अरे काका, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अकेले इंसान इतनी सारी सब्जियां लेकर करेंगे क्या? एक काम कीजिए, जब तक काकी नहीं आ जाती तब तक आप मेरे यहाँ खाना खा लीजिएगा। अरे लेकिन रोज रोज तुम्हारे यहाँ कैसे? गौरी और कमलेश आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी मीनाक्षी और कमला गौरी की बातें सुनती हैं। लो देख लो, खुद का पेट पाला नहीं जा रहा, दूसरों को खाने पर न्योता दिया जा रहा है। अरे अब लोगों को ज्यादा महान बनने का शौक है तो क्या कर सकते हैं? अगर इतने ही पैसे हैं तो खुद अच्छा खाना खा लो ना, रोज सूखी रोटी क्यों खाते हैं ऐसे लोग? सभी गौरी को बहुत ताना मारते थे और लोगों की मदद करने की वजह से अक्सर बेवकूफ भी कहा करते थे, लेकिन फिर भी गौरी कभी मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। इसी तरह एक दिन। और बताइए शर्मिला जी, कैसी हैं आप? जरा अपना ध्यान रखा कीजिए। और फिर बेटी भी इतनी बड़ी हो गई, शादी का क्या सोचा है आपने? देखिए अब हमारे सोचने से क्या फर्क पड़ता है, जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तब तक मैं उसकी शादी तो नहीं करवा सकती ना। तो क्या उम्र भर बेटी को घर में बिठा कर रखिएगा? वैसे मेरी नजर में बहुत अच्छा रिश्ता है आपकी बेटी के लिए, कहिए तो बात करो। अब मैं कैसे बताऊं, मैं गौरी की शादी नहीं करवा सकती क्योंकि उसकी शादी तो, खैर ये सच्चाई और ये राज सबको बताने का भी सही मौका नहीं है। न जाने शर्मिला किस रहस्यमयी बात को छुपा रही थी और इसी वजह से शर्मिला सुमित्रा की बातों को अनदेखा कर देती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। क्या हुआ माँ, आप इतनी शांत क्यों हैं? कुछ नहीं, बस बड़े दिनों से घर साफ नहीं हुआ तो सोच रही थी घर की सफाई कर दूं। माँ आप चिंता मत करो, मैं और दीदी मिलकर घर की सफाई कर लेंगे, आप आराम करो। इतना कहकर नेहा और गौरी घर की सफाई शुरू करती हैं और घर में रखी हर एक पुरानी से पुरानी चीज को देखकर साफ करती हैं कि तभी एक पुराना संदूक भी खोलती हैं। दीदी ये बहुत पुराना संदूक है, हम इसे अच्छी तरह साफ कर देते हैं, माँ देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ ठीक है, इसमें पड़ी बेकार और टूटी हुई चीजें सब निकाल कर फेंक देंगे। इतना कहकर गौरी और नेहा जैसे ही सफाई शुरू करती हैं तो उनका हाथ एक टूटा हुआ लॉकेट लगता है। ये देख, माँ ने इतनी पुरानी संदूक में टूटा हुआ लॉकेट रखा है, बता अब इसका क्या काम? दीदी चलो इसे फेंक देते हैं, आखिर इस टूटे हुए लॉकेट का माँ क्या ही करेंगी। जैसे ही नेहा उस टूटे हुए लॉकेट को फेंकने लगती है तभी वहाँ शर्मिला आती है और गुस्से में चीख पड़ती है। क्या कर रही हो तुम दोनों, और इस संदूक को खोलने की हिम्मत कैसे हुई? और ये लॉकेट देख रही हो, दो मुझे। शर्मिला लॉकेट को तुरंत नेहा के हाथों से छीन लेती है और सीने से लगाकर थोड़ी भावुक हो जाती है। इस लॉकेट की कीमत मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है, आज के बाद इस संदूक और लॉकेट को हाथ भी मत लगाना तुम दोनों। लेकिन क्यों माँ, आखिरकार इस टूटे हुए लॉकेट की क्या वैल्यू? इस लॉकेट के पीछे छुपा एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं समय आने पर ही तुम दोनों को बताऊंगी, और हो सके तो शायद तुम लोगों को खुद ही पता चल जाए। लेकिन क्यों माँ, आप अभी हमें इस लॉकेट के बारे में क्यों नहीं बता सकती? आखिरकार इस टूटे हुए लॉकेट के पीछे का रहस्य क्या है? शर्मिला बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और नेहा पढ़ाई करने लगती है, लेकिन गौरी के मन में ये सवाल रह जाता है, आखिरकार इस लॉकेट के पीछे का राज क्या है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। आखिरकार माँ ने इतना अजीब बिहेवियर क्यों किया और बचपन से मुझसे इस संदूक को क्यों छुपाती आ रही है? इस बात के पीछे का रहस्य तो मैं आज रात को जान कर रहूंगी। गौरी आज रात को संदूक चुपके से खोलकर रहस्य का पता लगाने का फैसला लेती है, लेकिन जैसे मानो पूरी कायनात उसे मिलकर रोक रही हो। रात होते ही बादल काले पड़ जाते हैं, तेज कड़कड़ाती बिजलियां कड़कने लगती हैं और तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, जो माहौल को और भी ज्यादा डरावना साथ ही रहस्यमय बना रही थी। दीदी मुझे डर लग रहा है, इतनी तेज बारिश में कहीं गाँव डूब न जाए। हाँ बेटी, अगली बार याद है ना, हमारे घर में भी पानी घुस आया था और आधा गांव डूब गया था। माँ भगवान है ना हमारे साथ, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। पूरे गांव में सन्नाटा छाया था, सभी परेशान थे। गौरी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि तभी इस तूफानी रात में गौरी के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। क्या इस घर के अंदर कोई है? इस तूफान भरी रात में कौन आया है? गौरी तू दरवाजा मत खोलना, क्या पता कौन हो। माँ आप डरिए मत, जरूर कोई मदद मांगने आया होगा, मैं दरवाजा खोलकर देखती हूँ। गौरी जैसी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि फटे पुराने कपड़े, साधारण चप्पल, बिखरे बाल और गीले शरीर में एक युवक खड़ा था, जिसकी आंखों में सागर से भी ज्यादा गहराई थी। क्या मुझे एक रात के लिए यहाँ सहारा मिल सकता है? इस तूफान में मैं अपने गांव का रास्ता भूल गया हूँ। बेटी दरवाजे पर कौन आया है? और हाँ, किसी को भी घर के अंदर मत घुसा लेना, आजकल बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं।
गौरी शर्मिला की बात सुनती है, लेकिन राजवीर की आंखों की सच्चाई देखकर उसे घर के अंदर सहारा देने के लिए हामी भरती है। बेटी मैंने तुझे मना किया था ना, अच्छाई करने के चक्कर में किसी दिन तू खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार देगी। माँ ऐसा नहीं है, आखिरकार इस तूफानी रात में कहाँ जाते, बस इसीलिए मैंने सहारा दिया है और हमें हर इंसान पर शक नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना समझा। वैसे मेरा नाम राजवीर है। और मेरा नाम गौरी है। आप उस कोने में चटाई बिछाकर सो सकते हैं। और ये लीजिए कपड़ा, हाथ मुंह पोंछ लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। गौरी सभी के लिए खाना लेकर आती है। पूरा परिवार एक साथ खाना खाकर सो जाता है और राजवीर एक कोने में चटाई बिछाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह पूरे गांव में ये बात पता चल जाती है। अरे सुना है अब गरीब लोग भिखारियों को भी भीख देने लगे हैं। अरे भीख थोड़ी ना भाई साहब, खुद के घर में जगह देने लगे हैं। घर में जवान लड़की जरा सी भी शर्म नहीं है। अरे यार जगह दे रहे हैं, कल जमाई बना लेंगे क्या? छोड़ो, जिस तरह ये गरीब है इनकी बेटी को एक भिखारी मिलेगा ना। सभी के ताने सुनकर गौरी और शर्मिला बाहर आती है। देखा बेटी, मैंने मना किया था ना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। शर्मिला इतना कहती है कि तभी राजवीर कुछ लड़कों को लेकर आता है और घर की छत की मरम्मत करने लगता है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? नीचे उतर जाइए, वहाँ से गिर जाएंगे। बारिश की वजह से वहाँ फिसलन भी है। हाँ बेटा उतर जाओ, वरना गिर पड़ोगे बारिश की वजह से। सही में वहाँ फिसलन है। कल रात आप लोगों ने मुझे सहारा देकर मेरी मदद की थी, आज छत को ठीक करके मैं आपकी मदद करूंगा। इतना कहकर राजवीर तुरंत सिर्फ हथौड़ी और कुछ लकड़ियों से ही छत की मरम्मत कर देता है और ये सब देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। कपड़े तो भिखारी जैसे हैं, लेकिन हाथों में कला जैसे किसी खास इंसान की हो। हाँ लेकिन जो भी हो है तो भिखारी ही। सभी गांव वाले आपस में सुगबुगाते हुए वहां से चले जाते हैं और राजवीर फिर गौरी के साथ घर के अंदर जाता है। बेटा मैंने सोचा था कि तुम कोई फ्रॉड ही हो, पर जब तक तुम्हें अपने गांव का रास्ता ना मिले तुम यहाँ रह सकते हो। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। इस आंधी तूफान भरी रात में आपने मुझ पर भरोसा किया और सहारा दिया। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें थैंक यू कहना भी है तो गौरी को कहो, क्योंकि मैं तो उसे मना ही कर रही थी, पर उसने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखकर तुम्हें यहाँ रहने दिया। शर्मिला की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और राजवीर गौरी के घर में रहने लगता है। फिर एक दिन दोपहर को, वो देखो मालिक, मछली खुद चलकर कांटे के पास आ रही है। आने दे, बड़ा शौक है ना सबकी मदद करने का। आप देखते हैं इसकी मदद कौन करेगा। आकाश और अभिषेक सामने से पानी भरकर आ रही गौरी पर अचानक हमला कर देते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। आप लोग कौन हैं और यहाँ मुझे क्यों रोका? अरे मतलब को पूरा करने के लिए पैसे पड़ते हैं, लोगों की मदद करती है ना। अब तेरी मदद कौन करेगा? अरे वही भिखारी जिसे उसने अपने घर में सहारा दे रखा है। इतना कहकर सभी हंसने लगते हैं। तभी वहां राजवीर आता है। तुम लोग रास्ता छोड़ दो गौरी का। लो आ गया हीरो हीरोइन को बचाने। नहीं हटेंगे, क्या कर लोगे? राजवीर तुरंत वहां पड़ी एक लकड़ी की लाठी उठाता है और तलवारबाजी करने के स्टाइल में गुंडों को मारने लगता है। धीरे धीरे सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये भिखारी है या कोई योद्धा? इस तरह मार रहा है जैसे अभी हमारा खून ही कर देगा। अरे भागो रे भैया भागो, वरना आज 2 टुकड़ों में घर जाएंगे। ये शुतुरमुर्ग जैसा इंसान तो योद्धाओं की तरह मार रहा है। गुंडे मार खाकर वहां से खुद को बचाकर जैसे तैसे भाग जाते हैं और वहीं गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। बेटा तुम भिखारी हो या योद्धा? ऐसा लग रहा था कि तुम गुंडों को मार नहीं रहे बल्कि तलवारबाजी कर रहे हो। अरे हाँ, ऐसे तो राजा महाराजा लड़ते हैं। वैसे तुम किस गांव से आए हो और क्यों? सभी राजवीर की तारीफ करने लगते हैं और राजवीर सभी को अनदेखा करके गौरी का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगता है। क्या सच में ये कोई योद्धा तो नहीं जो मुझे बेवकूफ बना रहा है? लेकिन अगर ऐसा होता तो मेरे छोटे से घर में क्यों रहते? पर फिर इतने पतले दुबले सीधे साधे दिखने के बावजूद इतने बड़े बड़े गुंडों को इन्होंने मार कैसे गिराया? गौरी भी राजवीर का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है और ये सोचते सोचते राजवीर के साथ घर पहुंचती है। तुम कहीं भी जाओ तो संभल के जाया करो। तुम कोई आम लड़की नहीं हो, अपना ध्यान रखना सीखो। सिर्फ मदद करने से जिंदगी नहीं चलती। आप कहना क्या चाहते हैं? आम लड़की? मैं आम लड़की ही तो हूँ, और कौन हूँ मैं? हे भगवान, मैंने ये क्या कह दिया? अब मैं इसे कैसे बताऊं कि आखिरकार ये है कौन? शायद ये सही वक्त नहीं है सच्चाई बताने का। क्या हुआ राजवीर, आप क्या सोच रहे हैं? और आप चुप क्यों हो गए? वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो, क्या कहना है? क्या आप मुझसे झूठ कह रहे हैं या मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप योद्धा नहीं तो आप इतनी अच्छी तरह से गुंडों को मार कैसे रहे थे? आपको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई योद्धा तलवारबाजी कर रहा हो। वो बात, दरअसल मेरे पिताजी तलवारबाजी सिखाने वाले थे, इसलिए उन्होंने मुझे बचपन में ही तलवारबाजी सिखा दी थी, बस और कुछ नहीं। ऐसी बात थी क्या? मैं तो बिना मतलब ही आप पर शक कर रही थी। खैर आप बैठिए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ।
इतना कहकर गौरी राजवीर का खाना निकालती है और इस तरह दिन बीतने लगते हैं। लेकिन गौरी का शक अभी भी दूर नहीं होता है। गौरी भले साधारण लड़की थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। फिर एक रात बेटी जा जाकर राजवीर के पास भी एक पानी का मटका रखा। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। इतना कहकर गौरी तुरंत एक पानी का मटका ले आ जाकर राजवीर के सामने रखती है। तभी गौरी की नजर राजवीर की उंगलियों में पहनी हीरे की अंगूठी पर पड़ती है। ये हीरे की अंगूठी इनके पास कहाँ से आई, और इस पर बना विक्रम सिंह राजवंशी परिवार का निशान कैसे? गौरी बिना कुछ कहे वापस अपनी माँ के पास आकर लेट जाती है, लेकिन पूरी रात बस एक ही बात सोचती रह जाती है। फिर अगली सुबह गांव में, अरे ये गांव में इतने सारे घोड़े और सैनिक कैसे? हमारे छोटे से गांव में ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे लोग, घोड़े, सैनिक, ये सब क्या है? दरअसल सैकड़ों लोग घोड़ों पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए कुछ सैनिकों के साथ वृषभानु राजा वहां आता है और सब राजवीर को ढूंढने लगते हैं। राजकुमार श्री राजवीर सिंह कहाँ हैं? क्या उस भिखारी को तुम लोग राजकुमार क्यों कह रहे हो? वो भिखारी और राजकुमार? रमेश मीनाक्षी की तरफ गुस्से में आगे बढ़ता है कि तभी रुक जाओ रमेश, शायद यही वो औरत है जो हमें राजवीर तक पहुंचा सकती है। क्या आप राजवीर जी को जानती हैं? सभी गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई कुछ कहता है। इससे पहले ही गांव की भगदड़ और शोर सुनकर सामने वाले घर से गौरी, शर्मिला, नेहा और राजवीर बाहर आते हैं। पकड़ लो इस राजकुमार को। ये सब क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं? गौरी, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल ये लोग मेरे पिताजी के कातिल हैं और जब वो मुझे भी मारना चाहते थे तब मुझे भिखारी बनकर तुम्हारे घर में छुपना पड़ा। क्या? लेकिन मेरे घर में ही क्यों? मैंने कहा था ना, ऐसे किसी को भी घर में सहारा नहीं देना चाहिए। इनकी वजह से हमें भी खतरा हो सकता है। राजवीर बिना कुछ कहे अपने पॉकेट से आधा टूटा हुआ लॉकेट निकालता है और शर्मिला को दिखाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शर्मिला दौड़कर घर के अंदर जाती है और संदूक में रखा हुआ आधा टूटा हुआ लॉकेट लेकर आती है और राजवीर के लॉकेट से मिलाती है। जैसे लॉकेट आपस में जुड़ जाते हैं, शर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना सब कुछ, वो भी इतनी जल्दी नहीं। आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? मुझे कोई कुछ बताएगा? बेटी, दरअसल तेरे पिताजी एक बहुत बहादुर सैनिक थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस में ये लॉकेट देकर बताया था, जब इस लॉकेट का आधा हिस्सा लेकर कोई मदद मांगे तो समझ लेना वो वक्त खुद को न्यौछावर कर देने का है। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन असली सच्चाई कौन बताएगा? कैसी सच्चाई माँ? दरअसल बेटी, तू हमारी नहीं बल्कि गोरखपुर के राजा पृथ्वीराज की बेटी है। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो मेरा अस्तित्व क्या है और ये सब क्यों हो रहा है? क्या है इन सब के पीछे की वजह? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कोई कुछ समझाओ। कौन है मेरे असली माँ बाप? क्या अस्तित्व है मेरा? दरअसल बात कुछ यूं है कि एक दिन अचानक जब तुम बहुत छोटी थी तब तुम्हारे पिताजी पर दूसरे राज्य के लोगों ने हमला कर दिया था और ये खबर जब मेरे पिताजी को पता चली तो महाराज, आपके दोस्त पृथ्वीराज जी की चिट्ठी आई है। उनके राज्य पर बहुत बड़ा हमला कर दिया गया है और अब उनका राज्य खतरे में है। क्या? मेरे होते हुए मेरे दोस्त पृथ्वीराज पर कोई इस तरह अचानक हमला नहीं कर सकता। तुम जाओ और वहां की खोज खबर लेकर आओ। विक्रम की बात सुनकर सभी सैनिक डर जाते हैं और सभी जाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन श्यामलाल इकलौता सैनिक जो डरकर पीछे नहीं हटता है। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। अगर कोई भी सैनिक जाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम इस मुश्किल स्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटोगे। जाओ और जाकर दूसरे राज्य गोरखपुर की खबर लेकर आओ। महाराज विक्रम की बात सुनकर श्यामलाल तुरंत उनके दोस्त पृथ्वीराज के पास पहुंचता है, जहां वो खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। ये सब कैसे हुआ महाराज? किसकी इतनी हिम्मत हुई ऐसा करने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं सैनिक, श्यामलाल, अब बहुत देर हो गई है। तुम बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। हाँ मालिक, बोलिए। श्यामलाल चारों तरफ नजरें घुमाता है। सैकड़ों लोग जख्मी होकर जमीन पर पड़े थे। हर जगह खून की नदियां बह रही थीं और इस बीच पृथ्वीराज अपने खून से लथपथ हाथ लिए श्यामलाल का हाथ पकड़ता है। वादा करो, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी 2 साल की बेटी गौरी का ध्यान रखोगे। आज से वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि गौरी कहाँ है। राजमहल के पिछले दरवाजे के संदूक में छुपी है। मैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। बस इन सब से बचाकर उसे अपने साथ ले जाओ और हमेशा उसका ध्यान रखना। इतना कहकर पृथ्वीराज अपनी आखिरी सांस लेता है और श्यामलाल बिना देर किए 2 साल की गौरी को गोद में उठाता है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, लेकिन फिर भी श्यामलाल डरता नहीं है। लेकिन इस वक्त गौरी रोने लगती है।
अरे तुम इस राजमहल की राजकुमारी हो, तुम्हें बचाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े, पर मैं इस राजमहल की राजकुमारी की जान जरूर बचाऊंगा। श्यामलाल गौरी को अपनी गोद में लेकर सभी से बचते बचाते हुए राजमहल जा रहा था कि तभी रास्ते में श्यामलाल को गोली लग जाती है। नहीं नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर इसे सही सलामत रखना होगा, मेरे पास वक्त नहीं है अभी राजमहल तक जाने का, मुझे अपने ही घर जाना होगा। श्यामलाल खून भरे हाथों से गौरी को लिए घर आता है और शर्मिला को सौंप कर अपनी आखिरी सांस लेता है। नहीं नहीं, आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। शर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद के आंसू खुद पोंछकर फैसला लेती है। नहीं, मैं इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। अभी मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले गौरी ने मुझे माँ बनाया है। मैं उसे कभी भी इस सच्चाई के बारे में नहीं बताऊंगी और हमेशा अपनी बेटी की तरह रखूंगी। बेटी, उस वक्त उन्होंने मुझे ये टूटा हुआ लॉकेट दिया था और तुझे मुझे सौंप कर अपनी आखिरी सांस ली थी। माँ, तो क्या मैं एक राजा की बेटी हूँ? और अगर हाँ, तो मेरे पापा और राजा विक्रम के बीच क्या संबंध था? और राजवीर, तुम कौन हो? दरअसल तुम्हारे असली पापा पृथ्वीराज और मेरे पिता श्री विक्रम सिंह दोनों बहुत अच्छे गरीबी दोस्त थे, और तुम्हारे पैदा होने के साथ साथ ही तुम्हारे पापा और मेरे पापा ने हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था, और उनकी यही इच्छा थी कि तुम शादी करके मेरे साथ मेरे राजमहल में रहो। मतलब मैं इतने दिनों से जिसे अपना परिवार समझती आई, वो परिवार मेरा नहीं था। एक राजकुमारी होने के बावजूद मुझे ये असलियत नहीं पता थी, और आज जब सच्चाई पता चल रही है तब मैं कुछ कर नहीं सकती। सारी सच्चाई और सभी की बातें सुनकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गौरी अब कुछ सोचने समझने के लायक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें सुन रहे गांव के सभी लोग। हम आज तक जिसे भला बुरा कहते आए, जिसे गरीब होने का ताना मारते आए, वो एक गरीब नहीं बल्कि वो राजकुमारी है। बेटी गौरी, तो हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना जाने सुने हमने तुझे ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, और एक तू थी जो बस सुनती रही और कभी पलटकर जवाब तक नहीं दिया। हाँ बेटी, हमें माफ कर दे। इसलिए नहीं कि तू अब एक राजकुमारी है, बल्कि इसलिए कि एक राजकुमारी होने के बावजूद तूने एक छोटे से घर में कैसे अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। हाँ बेटी, तू मुझे भी माफ कर दे। मैं तुझे खोने के डर से तुझे कभी सच्चाई नहीं बता पाई। जब तेरे पापा ने मुझे तुझे सौंपा था तब नेहा मेरे पेट में थी, लेकिन सबसे पहले मैं माँ तेरी बनी। गौरी कुछ कहती उससे पहले ही वहां खड़े सैनिक राजवीर की जान लेने आया वृषभानु चहक उठता है। बंद करो ये सब, ये नाटक, बहुत देर हो गई है अब। और हाँ, ये वक्त खुश होने का नहीं बल्कि अपनी आखिरी सांस की उल्टी गिनती गिनने का है। हाँ, हम और राजा वृषभानु मिलकर इस खुशियों को मातम में बदल देंगे। राजकुमार राजवीर की जान लेने के साथ साथ अब हम गौरी को भी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार, अगर किसी ने गौरी को हाथ भी लगाया तो क्या कर लोगे तुम? अकेले एक राजकुमारी की ताकत तभी होती है जब उसके सैनिक, उसकी प्रजा उसके साथ हो। एक अकेले तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खत्म कर दो विक्रम सिंह के वंश का अस्तित्व। वृषभानु के इतना कहते ही सभी सैनिक राजवीर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी गांव वाले बीच में पत्थर की दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। भले हमने गौरी पर अटैक किया था, लेकिन उसे अब कुछ नहीं होने देंगे। इस राज्य की राजकुमारी पर हमला करने से पहले तुम सबको हमारा सामना करना पड़ेगा। बेटी गौरी, अगर हो सके तो मैं माफ कर देना। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर अब समय आ गया है तेरा साथ देने का। इतना कहकर सभी गांव वाले एक तरफ से वृषभानु और उनके सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। वहीं राजवीर भी जंग में उतरता है। गौरी, तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन राजवीर खुद के कपड़ों में छुपाई तलवार को निकालकर वृषभानु के साथ तलवारबाजी शुरू कर देता है। देखते ही देखते गांव में एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगती हैं। लोग घायल होने लगते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मुझसे इस तरह युद्ध करके। अभी वक्त है, मिला लो मुझसे हाथ, हम राज्य करेंगे और अपना शासन। मैं गद्दारों के साथ हाथ नहीं मिलाता। राजा वो नहीं जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करे, राजा तो वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए खुद को भी न्यौछावर कर दे। इतना कहकर राजवीर तलवार से वृषभानु पर वार करता है, और देखते ही देखते सैनिकों की संख्या कम होने और गांव के लोग ज्यादा होने की वजह से कुछ ही देर में सभी सैनिक जमीन पर गिर पड़ते हैं और वृषभानु की भी जान चली जाती है। आज तक सुना था कि गांव में एकता बहुत होती है, आज देख भी लिया। थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर आज आप सब ना होते तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाता। जितनी एक प्रजा की रक्षा करने की जिम्मेदारी राजा की होती है, ठीक उतनी ही प्रजा की भी होती है। गांव वालों की वजह से राजवीर की जान बचती है और बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। तभी कुछ और सैनिक घोड़े पर सवार होकर जयकार करते हुए वहां आते हैं। राजकुमार राजवीर की जय हो, जय हो, जय हो महाराज की जय हो। साथी जय हो राजकुमारी गौरी की जय हो, महारानी गौरी और महाराज राजवीर की। पूरे गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। सब जयकार करने लगते हैं और धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। राजकुमार राजवीर जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको भिखारी समझकर न जाने क्या कुछ नहीं कहा। अरे कोई बात नहीं, ये तो स्वाभाविक है।
वैसे गौरी, आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारे लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक था, लेकिन अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं तुम्हारे दरवाजे पर अपना रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या तुम सुरेशपुर गांव की महारानी बनना चाहोगी? जब पापा ने बचपन में ही ये फैसला ले लिया था, तो उनके फैसले के खिलाफ जाने वाली मैं कौन होती हूँ? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। गौरी के इतना कहते ही पूरा गांव चहक उठता है। अब दिन बीतते हैं और कुछ ही दिनों में राजकुमारी गौरी और राजकुमार राजवीर की आपस में धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। बेटी, आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। एक छोटे से गांव से निकलकर तू एक बड़े राज्य की राजकुमारी बनने जा रही है। बेटी, याद है वो पल जब मैं तेरे घर खाना मांगने आई थी? मैंने कहा था ना, भगवान तेरी शादी किसी राजकुमार जैसे लड़के से करवाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि राजकुमार से ही करवाएगा। लेकिन बेटी, इस गांव को मत भूलना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इस गांव से शादी करके चाहे कहीं भी चली जाऊं, लेकिन अपने इस गांव को कभी नहीं भूल सकती। बेटी, मैं भी तेरे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुझे खोने का डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब तक तू मुझे अपनी माँ मानती थी, लेकिन अब तो मैं तेरी माँ भी नहीं। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं पैदा करने वाले को ही सिर्फ माँ कहा जा सके। पैदा करने वाली से पालने वाली का दर्जा बड़ा होता है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा आपसे मिलने आऊंगी। इस तरह गौरी अपने पूरे गांव वालों से विदाई लेकर राजकुमार राजवीर के साथ महल पहुंचती है। चारों तरफ जय जयकार हो रहे थे। आखिरकार राजकुमार ने अकेले विश्वानु जैसे बड़े राजा को खत्म कर दिया। हाँ, और अब हम लोग खुशी से रह पाएंगे। आजादी होगी अब हमारे राज्य में भी। महारानी गौरी जो आई हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और गौरी राजकुमार राजवीर के साथ खुशी खुशी साम्राज्य संभालने लगती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और कुछ महीनों के बाद इन 2 महीनों में इस राज्य में लड़कियों के लिए बहुत कुछ हुआ है। आज महारानी गौरी, आपकी वजह से ही हम लड़कियां आधी रात को भी आजाद हैं। हाँ महारानी, आपने हम जैसे सैनिकों के परिवार पर भी अपनी दया बरसाई है। आज इस राज्य का हर एक छोटा सा छोटा घर भी खुशियाँ मना रहा है। ये मेरी वजह से नहीं, बल्कि आप लोगों के सहयोग की वजह से मुमकिन हो पाया है। नहीं गौरी, असल बात तो यह है कि तुमने गरीबी देखी है और तुम्हारी वजह से ही इस राज्य की गरीबी मिट रही है। गौरी हल्का सा मुस्कुरा देती है और अब अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगती है, लेकिन अपने पुराने छोटे गांव को भी नहीं भूलती और अक्सर वहां राशन पहुंचाने जाया करती है। इसी तरह एक दिन ये पूरे 1 महीने बाद महारानी गौरी हमारे गाँव आई है। महारानी गौरी की जय हो। मैं राज्य की महारानी गौरी नहीं, बल्कि आप लोगों की सीधी साधी गौरी हूँ। और रामू काका, आपको मेरी जय करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी यही बात तो सबसे अलग बनाती है तुझे। अगर तेरी जगह कोई और होता तो महारानी बनने के बाद इस गांव को भूल ही जाता। नहीं काकी, मैं कभी भी अपनी शुरुआत को नहीं भूल सकती। मैं महारानी अभी बनी हूँ, लेकिन गौरी बचपन से हूँ। इस गांव की मिट्टी मेरे लिए अमृत समान है और आप लोग मेरा परिवार। इतना कहकर गौरी अपनी माँ शर्मिला के गले लगती है और सभी गांव वालों में राशन बांटती है और इस तरह एक गरीब घर की गौरी महारानी गौरी बनने तक का सफर तय करती है। अगर हमारी ये कहानी आपको दिल छू गई हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। आपका हर एक कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है। ऐसी ही इमोशनल और फैमिली ड्रामा स्टोरीज देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना खूब सारा प्यार बनाए रखिए।